Recording. Okay. Jai Hind everyone. Again, this is not good morning, good evening, and let us start. मैं आपको दिखा देता हूँ एनडीए का पीवाईक्यू कल हम कर रहे थे बहुत सारा। कहाँ तक कर चुके थे? 10 पीवाईक्यू लगभग के हिसाब से हम कर चुके थे कल, और वो आपको वीडियो नंबर कौन से में मिलेगा? लेक्चर नंबर 12 में मिल जाएगा, अपलोड हो गया आपके क्लासरूम पे। आपको क्लासरूम यूज़ करना ऑलरेडी बता दिया गया था। आप गूगल क्लासरूम पे जाएंगे। गूगल क्लासरूम में आपका ये बाइसेंस बैच है, ये ध्रुव प्लस बैच है। यहाँ पे स्ट्रीम पर क्लिक मत करिएगा, क्लास वर्क में जाइएगा। क्लास वर्क में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। जैसे लेक्चर 11 है, ये आपका लेक्चर 12 है, जो कि कल का लेक्चर है। सो अगेन यहीं पर सारा पीवाईक्यू वगैरह हमारा डिस्कस हुआ था। चैट बॉक्स में बता दो। ओके। और पीवाईक्यू के थ्रू, पीवाईक्यू तो सिर्फ बहाना है ना, उसको एनसीआर पूरा रिवाइज भी हम B1 B2 B3 अलग इन वेरिएंस का प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 हो चुका है। और एक बात जो है आपको इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, जैसे देखो ये क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, ये क्वेश्चन तो है डिटर्मिनेंट का, लेकिन इसमें यूज क्या हो रहा है? यूज हो रहा है ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए मैंने इन लोगों को सजेस्ट किया था, आप लोगों को भी, कि जो हमारा फाउंडेशन वाला वीडियो है ना, अब ये मैं 10वां बार बोल रहा हूँ और मैं तब तक बोलते रहूँगा जब तक आप पूरा कर न लो, है ना। फाउंडेशन वाला वीडियो देख के आओ, ताकि आपको मतलब बेसिक थोड़ा पता हो कि क्या होता है हमारा इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया था, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, ये हो गया था, ये सब तो सेम है। 8, ये 9, और ये भी हो गया था, ये 10। अब ये क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से बनाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे। बताओ, ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। आई एम गिविंग इट टू यू। जस्ट कितना मिनट दे दूँ बताओ? 3 मिनट। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बनाओ। 3 मिनट्स, टिकटॉक इट्स रनिंग। अरे भाई, RGDFC टेक्निक यूज करना। रीड वेल, गिव एंड डिमांड, फॉर्मूला एंड फैक्ट्स। ऐसे रीड वेल, गिवन, देखो क्या दिया है, क्लोजली एनालाइज करो, फिर डिमांड क्या पूछा है, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स या फॉर्मूला या उस पर एप्लीकेशन अप्लाई करो उस पर। चलो, चलिए बनाइए। ये वाला दिया है, 3 मिनट का समय है। अर्शदीप बनाइए। हो गया कौन सा आ रहा है? 15। अच्छा, और लोग? अच्छा, गुड गुड, वेट करो। चलो ठीक है, टाइम अप, टाइम अप। ना बनाते हैं, चलो। हो गया इतना टाइम, काफ़ी। देखो क्या टेक्निक था? RGDFC, रीड वेल, ए इजिकल टू दिस। ये किस तरह का मैट्रिक्स है बताओ? ये है एक कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओके रीड वेल हो गया,
गिवन तो यही है। उसके बाद आगे पढ़ते, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब ये डिमांड है, ठीक है। डिमांड को प्रॉपरली एनालाइज करो, डिमांड को क्लोजली एनालाइज करो। ये भी लिख लो एक पॉइंट, क्लोजली एनालाइज द डिमांड, क्लोजली एनालाइज द डिमांड, द डिमांड, ध्यान से उसको चेंज करके लिखने का बजाय, डिटर्मिनेंट है तो कैसे लिखेंगे बताओ। डिटर्मिनेंट है उसको लिखेंगे ऐसे, ये साइन आई प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये ए है और यहाँ जो सिंबल है इसका मतलब है ट्रांसपोज। ये हो गया क्लोजली एनालाइज द डिमांड। ओके, अब फार्मूला या फैक्ट्स, तो फार्मूला या फैक्ट्स, तो फार्मूला या फैक्ट्स इसमें क्या होगा, फैक्ट्स तो यही है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे तो फैक्ट्स यही है कि ए है, आई क्या है, फैक्ट्स क्या है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया ही हुआ है, कितना है 3x3, तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो। पहले इसका देखो, पहले निकाल लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर ए निकालते हैं, ए तो निकाला ही हुआ है 1 2 3, और ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे बताओ, ऐसे करके लिखेंगे 1 2 3, मतलब ट्रांसपोज लेने का मतलब याद है ना, जो आपका रो होता है उसको कॉलम बना देते हैं। ये आपका फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बनाया, ये आपका सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बनाया, ये आपका थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बनाया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तुमको याद आ रहा है ये सब जो तुम्हारा, अब तुमको मेहनत याद आएगा, जिसने DAQ बनाया होगा ना अच्छे से और FST बनाया होगा उसको सब समझ में आ रहा होगा, CPT बनाया होगा है ना, जो फार्मूला भैया स्ट्रेंथ टेस्ट और DAQ उसको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये DAQ में मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था, याद करो। किसी ने DAQ में सॉल्व किया तो ये मल्टीप्लाई करने दिया था कि नहीं दिया था। यस सर। हाँ, तो ये वही मेहनत है जो कि यहाँ पे दिखेगा। इस तरह का ही मेहनत जो है आपको आगे भी करना है, राइट। क्या कोई हैंड रेज कर रहा है क्या, कुछ बोलना है बोलो जल्दी। ये इसका जो आंसर है 0 आएगा ना? पता नहीं, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, देखते हैं। 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1। आंसर वगैरह वेरीफाई करना होगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको गूगल लेंस से स्क्रीनशॉट लेना इसका, और गूगल लेंस से स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद क्लिक करना होमवर्क में, उसके बाद टेक्स्ट बुक का लिंक आएगा, इसका आंसर मिल जाएगा क्या सही होगा। वहाँ पे ये भी लिखा मिलेगा कि NDA के किस साल का क्वेश्चन है, NDA 1 का है कि NDA 2 का है, और उससे UPSC का ऑफिशियल आंसर की से भी वेरीफाई कर सकते हो अगर किसी में डाउट हो तो। सर इट्स फ्रॉम NDA 2 2023 का पेपर। हाँ, तो देखो हम तो सॉल्व कर रहे हैं, आई डोंट नो कि कैसे होगा, आई एम जस्ट लाइव सॉल्विंग। देखो CR रूल पे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या सिखाया गया था, CR रूल। तो पहले मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ कि CR रूल क्या होता है। आई एम जस्ट नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, साथ में हम ज़रा रिवाइज भी कर रहे होंगे पुरानी चीज़ों को। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ऑलरेडी बताया गया है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले ये चेक करना कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो हम किस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को। तो सबसे पहले कौन सा रूल हम चेक करते हैं, CR रूल। तो जैसे यहाँ पर आपका है 1 2 3 और यहाँ पे आपका है 1 2 और 3। तो पहले वाले का अगर हम ऑर्डर आपसे पूछें तो पहले वाले का ऑर्डर क्या है बताओ, इसका ऑर्डर क्या है। सर 3 into 1। इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, साइड बाई साइड लिखेंगे 3 इंटू 1 1 इंटू 3, ये दोनों मैच हो जाएगा तो नया ऑर्डर आएगा 3 इंटू 3, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है। और नया ऑर्डर का स्केलेटल स्ट्रक्चर भी यही होगा 1 1 1 ऐसे करके ऐसे, तो ये 3 इंटू 3 होगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के रो को क्या सिखाया गया था, फर्स्ट के रो को सेकेंड के कॉलम से, सेकेंड के कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट एलिमेंट वाइज, वन। एलिमेंट वाइज। तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कॉलम खत्म ना हो। कॉलम ख़त्म ना हो जाए, कॉलम ख़त्म ना हो जाए, ऐसे, यही टेक्निक था, ख़त्म ना हो जाए। I can translate it in simple English for you. You need to take the first row of the first matrix. So just take the first row, right, and start multiplying it by the with the columns of the second matrix, and do the same process in an element wise fashion till all the columns get exhausted for the second matrix. Means आपको क्या करना है, ये जो आपका फर्स्ट रो है उसको पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए और लिखिए 1 इंटू 1 क्या होगा 1। फिर आपको दूसरे कॉलम से करना है, क्योंकि तब तक करना है जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। तो 1 इंटू 2 2 होगा और 1 इंटू 3 3 होगा। फिर कॉलम खत्म हो गया, अब सेकेंड एंट्री, तो 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। फिर थर्ड एंट्री 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। एंड प्लीज़ वेट, अभी मल्टीप्लिकेशन का कहानी खत्म नहीं हुआ है, प्लीज़ वेट, आई नीड टू टेल यू मोर थिंग। इनफैक्ट यू नीड टू टेल मी मोर थिंग्स, जस्ट टेल मी मोर थिंग्स। मल्टीप्लिकेशन में AB बराबर BA होता है क्या, बताओ, क्या AB बराबर BA होता है जनरली। नॉट जनरली।
नॉट जनरली। लेकिन ए बी बराबर बी ए हो सकता है, सॉरी कब कब हो सकता है, ए बी बराबर बी ए हो सकता है, कब कब हो सकता है। एक तो आपका, ये सब आपको याद रहे, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर अगर हो, ए बी बराबर बी ए हो सकता है, जैसे 1 2 0 0, और इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो, 1 0 0, ये आपका यहाँ पे हो गया। और बताओ सॉरी, और क्या क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी होगा। यस सर। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, सॉरी। ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। उसके अलावा इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए भी होगा, व्हेन इनवर्स और नल। यानी कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। और किस मैट्रिक्स के लिए होगा, नल मैट्रिक्स के लिए भी होगा, मतलब ए इंटू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। व्हाट आई एम सेइंग, क्या सिखा रहा हूँ आपको कि कॉम्यूटेटिविटी कब कब फॉलो होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होता है पर सर एंड मैम, कब नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, राइट। लेकिन होता है कॉम्यूटेटिविटी फॉलो कब, जब आपका दूसरा मैट्रिक्स जो बी हो इस सब को फॉलो करे, डायगोनल मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी हो, नल हो, इन्वर्स हो। इसको जरा हम याद रखेंगे, राइट। यहीं से याद आएगा, इन्वर्स का कितना भी पावर कर लें, आई पावर एन कर ले तो क्या आता है, आई आता है। मतलब आई का स्क्वायर भी कर ले तो आई आता है, आई का क्यूब भी कर ले तो आई आता है। कल एनडीए पे पी वाई क्यू भी हम कर रहे थे इसके रिलेटेड, याद है। एनडीए का पी वाई क्यू था हमारा, कहाँ गया, ये रहा, कि ए स्क्वायर अगर आपका ए है, ए स्क्वायर अगर आपका ए है तो क्या ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। तो आप लोग में से क्या बता रहे थे हमको कि ए स्क्वायर ए है, तो सर ये तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेम्पोटेंट, ये बता रहे थे ना। ए स्क्वायर Yes. बराबर ए है तो यस सर। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट होता है ना। ये सब याद करो, कौन याद करेगा, देखो ए स्क्वायर अगर ए है तो आइडेम्पोटेंट होता है ना। ये आपका कौन याद करेगा, ए स्क्वायर ए जब होता है आइडेम्पोटेंट होता है। लेकिन ये लास्ट लाइन कौन याद करेगा कि यूनिट मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स भी तो आइडेम्पोटेंट होता है। और यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये सब जरा याद रहे। मतलब अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी स्क्वायर करें तो आएगा। ओके, इनफैक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो क्यूब भी करेंगे तो आएगा। तो बैक टू द पी वाई क्यू, ए स्क्वायर अगर ए है तो क्या ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई स्क्वायर बराबर आई रख के देख लो, आप आई रख के देख लो, सेटिस्फाई करेगा। ए क्यूब बराबर ए, तो क्या ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, हो सकता है। आई क्यूब बराबर आई आएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एग्जाम्पल रख के चेक करने का कल टेक्निक सिखाया था ना, हाउ वी टेक एग्जाम्पल्स। एनडीए के क्वेश्चन में हाउ वी टेक, ये एग्जाम्पल वाला टेक्निक आपको पता है और किस चैप्टर में हेल्प करेगा, एनीवन। हाउ वी टेक एग्जाम्पल्स टू चेक एनडीए क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री में वैल्यू पुटिंग में हेल्प करेगा, साथ में सेट्स में हेल्प करेगा। आपका सेट्स में भी आप 2 सेट बना के वहाँ पे एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। तो ये और भाई एग्जाम्पल वाला एपी, टेक्निक। हाँ बोलो। एपी जीपी और एचपी वाले में सीक्वेंस एंड सीरीज में उसमें भी हम नंबर लेट कर लेते हैं ना, जीपी में और एपी में और एचपी में। हाँ हाँ, उसमें भी नंबर लेट करने का एक तरीका है, जैसे अगर नंबर भी लेट कर सकते हैं ऐसे, तो वहाँ ए माइनस डी ए प्लस डी ए से भी लेट करते हैं, उस पर आएंगे। फिलहाल तो एग्जाम्पल और वैल्यू पुटिंग याद रखना, एग्जाम्पल और वैल्यू पुटिंग। लेकिन वैल्यू पुटिंग भी कैसे है, वैल्यू पुटिंग बेकार वैल्यू, कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करना है। वैल्यू पुटिंग शुड सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस, वैल्यू पुटिंग शुड सेटिस्फाई गिवन कंडीशंस। ये इस पर चर्चा हुआ है हमारा अगले वीडियो में, इससे पहले वाले में, तो वो देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा है। शुड सेटिस्फाई गिवन कंडीशंस, तो उसके लिए वैल्यू पुटिंग है, वो याद रखना। बाकी वापस आते हैं, कहाँ बता रहा था, एक मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला सीट। हाँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ए स्क्वायर अगर ए दे रहा है तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। लेकिन अगर पता है ए स्क्वायर आई दे दे तब क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर अगर आई दे दे तो इसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी, इसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर अगर आई दे दे। लेकिन ए स्क्वायर अगर आई देता है तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। लेकिन ए स्क्वायर आई आ रहा है तो ए इंटू ए भी आई आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम मैच करेंगे इन दोनों से तो आपको लगेगा कि ए इनवर्स के बराबर है। सॉरी, यहाँ से क्या आएगा, ए इजिकल टू ए इनवर्स, कहाँ गया, ए इजिकल टू। तो ये सब बात जो है आप जरा याद रखेंगे, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो यार। माइक से इतना तुम्हारा नॉइज क्यों आ रहा है, तुम्हारा ईयरफोन में प्रॉब्लम है, ईयरफोन का देखना कुछ, आगे देखो। ये हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अलावा और बात बताओ, ए बी बराबर बी, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे और बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर ए सी बराबर आपका ए बी बराबर ए सी ऐसे ले लेते हैं, चलो ए बी बराबर ए सी ले लेते हैं, ए बी बराबर ए सी। तो क्या कैंसिलेशन लॉ फॉलो होता है, क्या कैंसिलेशन लॉ फॉलो होता है, No, sir.
कैंसिलेशन लॉ भी फॉलो नहीं होता है, राइट। लेकिन फॉलो होता है, कब होता है? बट वी कैन राइट बी इज इक्वल टू सी। बोलो, हाँ बोलो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब आपका एक ऐसा हो, नॉन सिंगुलर हो। और ये कितना बार आपको सिखा दिया है, अब मैं है ना 10वां बार बता रहा हूँ कि क्यों लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, 1 मिनट ध्यान से सीखो, इस बार तो कम से कम कंफर्म सीख के जाओ कि ए बी इज इक्वल टू, अगर ए सी है, लेट मी राइट इट वेरी सेपरेटली, अगर ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए सी है, तो हम प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्री मल्टीप्लाई किससे? प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। तो आप क्या करो, यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब बताओ, अब ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई क्यों कर पाए एवरीवन? क्योंकि ए आपका क्या था, नॉन सिंगुलर था। और नॉन सिंगुलर होता है तब क्या फ़ायदा होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट। और आपको ये बात समझ में आता है कि क्यों इतने देर से इतने चक्कर में पड़े हुए हैं कि सर ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा नॉन सिंगुलर? क्योंकि सर एंड मैम, ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए। और जब जीरो नहीं आता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। आई होप यू आर गेटिंग मी, ओके। अब इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है। दिस इज द बेसिक पे, पूरा बेसिक पे आके आपको बता रहा हूँ। ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई इंटू बी, और फिर ए इन्वर्स इंटू ए क्या होगा? आई इंटू सी। ए इन्वर्स इंटू ए हमेशा आइडेंटिटी होता है, ए इन्वर्स इंटू ए हमेशा आइडेंटिटी होता है। तो आई इंटू बी क्या होगा? आई 1 के जैसा है। आपको क्या सिखाया था? आई 1 के जैसा है। आई जो है किसके जैसा है? 1 के जैसा है। ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है कि आई 1 के जैसा है। तो 1 क्या करता है? 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर दे देता है। तो आई को भी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स देगा। तो बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे। क्लियर है? एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, डन डन डन। अब चलो यार, इतना रिलेट करने के चक्कर में क्वेश्चन कौन बनाएगा? क्वेश्चन बना लेते हैं पहले, थोड़ा बैलेंस करके क्वेश्चन भी आगे बढ़ाना है ना। ओके, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कितना आया था, फिर से लिख देते हैं। 1 2 3, तो अभी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से। 2 4 6 3 6 9। अब क्या करना है? अब सिंपल, अब देखो ऐड कर दो दोनों को। ऐड तो करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ऐड करो, ऐड करके क्या आएगा? 1 और 1 ऐड करो 2, 0 और 2 ऐड करो 2, 0 और 3 ऐड करो 3, 0 और 2 ऐड करो 2, 1 और 4 ऐड करो 5, 0 और 6 ऐड करो 6, 0 और 3 3, 0 और 6 6, 1 और 9 10। खत्म, आ गया। अब इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। निकाल दो डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या आंसर आएगा देखो। Sir, 15. हाँ, तो सॉरी, अगर इतना कॉन्फिडेंट कर रही है लालित्या तो आप चेक करो एक बार, कहीं 15 ही तो नहीं आ रहा है। एक बार मैं निकाल लेता हूँ। इसमें जीरो बना सकते हैं क्या? कहीं पे जीरो बना सकते हैं क्या? 3 2 5 6। तो वैसे तो डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, बट आई वॉज लुकिंग फॉर सम जीरो को आ जाए। चलो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2, तो यहाँ क्या आएगा? 50 माइनस 34, इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद -2, उसके बाद क्या आएगा? 20 माइनस 18, 36 सर। 50 माइनस 36। 36 होगा क्या? एक मिनट, Yes, sir. 36. सॉरी सॉरी सॉरी, 36। और उसके बाद लास्ट 3। देखो, ये जो RGDFC सिखाता हूँ ना, राइट, इसमें सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है यही, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में ये भी आता है जो अभी हुआ है ना। अगर ये अभी देखो, अभी तो ऑब्वियस सा रीजन है मेरा, है ना, क्योंकि आई एम ऑलरेडी टेकिंग क्लासेज ये वहाँ पे, और उसके बाद फिर ये वाला क्लास है, तो जल्दी जल्दी बोलता भी हूँ, राइट। तो उसमें लेकिन आपके पास आराम से समय मिलेगा, दिमाग को शांत करके, मेरे जैसा जल्दी जल्दी मत बनाना, दिमाग को शांत करके क्रॉस चेक करके। नेवर ट्रस्ट योर फर्स्ट रिस्पॉन्स, नेवर ट्रस्ट योर फर्स्ट रिस्पॉन्स। कोई भी अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स ट्रस्ट नहीं करना, और अपना दूसरा रिस्पॉन्स एक बार क्रॉस चेक करना, और उसके बाद आंसर लिखना, तो सही आएगा। फिर एक्यूरेसी मैटर करता है। और ये हो गया 3, उसके बाद 12 माइनस 15। अब सॉल्व करो इसको। ये 50 माइनस 36 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 14 इंटू 2 28। ये 2 माइनस 4, सही है ना। और 12 माइनस 15, तो माइनस का 3 9, तो 28 माइनस 13, तो 15 ही आ रहा है, 15 ही आ रहा है। सॉरी, बताओ। जैसे भैया 15 आ रहा है। पहले क्या हुआ था?
ये वो थोड़ा पैनिक हो गया था जल्दी जल्दी में। फोटो खींचो, उसका फोटो खींच के भेजो तो मेरे को, क्या हुआ था। अच्छा, पैनिक हो गया था जल्दी जल्दी में, जो मैंने वो बोला 3 मिनट्स उसके लिए। भेजो भेजो जल्दी। पूरा बैच खरीद के पूरा सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है, क्योंकि उनका स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल मिसिंग है। और स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल कब आता है पता है? अगर तुमको स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल सीखना है तो उसका एक ही तरीका है, जो भी काम करो उसको एक टाइम्ड वो में करो, टाइम्ड फॉर्मेट में करो। मतलब जैसे अगर कोई काम तुम कर रहे हो, अभी कितना टाइम ले रहे हो, मान लो कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे मान लो तुम्हारा पढ़ने का स्टेमिना है 2 पेज, और 2 पेज कितने देर में पढ़ रहे हो, मान लो 2 पेज पढ़ रहे हो तुम 30 मिनट्स में, तो अब उसको घटा के उसी 2 पेज को 15 मिनट्स में पढ़ के दिखाओ विद टाइमर। दिस इज़ वन सिंपल टेक्निक टू बूस्ट योर स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स। और उसके बाद आपको 1+1+1 टेक्निक पहले ही बताया था, अपने चैनल पे, मतलब सॉरी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया है कि 1+1+ टेक्निक टू स्टडी क्या है। याद है आपको? 1 आवर आपको क्या करना है, पुराना वाला पढ़ना है, फिर 1 आवर आपको क्या करना है, न्यू टॉपिक्स, नए फिर मॉक टॉपिक्स टेस्ट, लेना है, फिर उसके बाद न्यू टॉपिक्स। और उसके बाद 1 आवर आपको न्यू पढ़ना है। ये इसके अलग, अगर ऐसा इसके अलग कुछ पढ़ोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। इसमें चेक कर लो, ठीक है? क्लास भी होता है मेरा 4 घंटे का, 4 से 5 घंटे का। उसके अलावा जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप देखो कि अगर 1 आवर नहीं मिल रहा है तो 30 मिनट्स भी चलेगा, 20 मिनट्स भी चलेगा, जितना मिल रहा है उतना है। बहाना मत बनाओ बस, नो बहाना, है ना? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ओके? समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, रिमेंबर दैट, राइट? सो कीप दैट थिंग इन माइंड। एंड वन मोर थिंग, उसके बाद तो एक ही सिंपल सा वो है कि अगर जैसे ही आपके पास कोई प्रॉब्लम है, लीडर आपका जो होता है कैसा होता है, लीडर लीडर होता है आपका, बाकी सब पे बात वो उस वाले सेशन में कर दिया ऑलरेडी। एसएसबी का एक सेशन होगा, देख लेना जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम में, संडे इधर उधर घूमते घूमते डाउनलोड करके। आ, वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है एसएसबी का सेशन, वो हर संडे होता है 10 बजे। वो तुम देख लेना, उससे तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आई होप। उसमें सब कुछ कंपाइल कर दिया जितना भी एक्सपीरियंस था। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो लीडर होता है आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड। कैसा होता है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जैसे ही प्रॉब्लम आया, लीडर सेज कि दिस इज़ माय प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट, खत्म। जैसे ही प्रॉब्लम आया, लीडर क्या बोलता है कि दिस इज़ माय प्रॉब्लम, दिस इज़ माय मेकिंग, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। तो स्टार्ट करता है डायरेक्टली स्टार्ट। जैसे बगल से मेलो ड्रामा को कैंसिल कर दो बस। तो जैसे तुमको लगेगा, जैसे ही तुम ढूंढना चालू कर दोगे, जैसे ही एट द पॉइंट यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना? यू विल एग्री। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस भैया। Yes, sir. बस वहाँ तक का दे रहा है, मेलो ड्रामा बंद करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को अगले सेशन में ऐड करना है, इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि फिर अगले सेशन में भूलूँ ना खुद, कि डिटेल्स ऐड करो हमेशा। डिटेल्स ढूंढो और ऐड करो। बहुत लोगों का एटीट्यूड होता है कि आप वो, उनको सिर्फ भेग पता होता है कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन जब उनसे पूछने जाओ कि एक्चुअली कैसे कर लेंगे तो उनको नहीं पता होता है कि कैसे कर लेंगे, क्योंकि उनका स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल कम होता है। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि चले हो जाएगा, जब आएगा तो देख लेंगे ना, है ना? तो ये वाला एटीट्यूड, ये वाला एटीट्यूड कभी नहीं चलेगा, राइट? ये वाला उनके स्टोरी में फिर वही एटीट्यूड दिखता है, उनका हीरो भी वैसा ही रहता है ना? गो वेंट देयर, हेल्प हेल्प। जैसे आज मेरा एक वो बात हुआ था, राइट? आई थिंक WAT के रिगार्डिंग भी आज पोस्ट किया था, उसको पढ़ना तुमको थोड़ा लॉजिकल लगेगा। किसी ने पढ़ा था WAT के रिगार्डिंग जो पोस्ट किया था? यहाँ देखो, ग्रुप में भी आपके डाल दिया है WAT के रिगार्डिंग तो। हम्म, हाँ देखो, विजिबल है? Yes, sir. हाँ, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स। ये बात भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है, कोई SSB है, ये NDA का तैयारी, सब कुछ कनेक्टेड है। देखो, कॉज इफेक्ट टेक्निक होता है WAT के लिए। तुम्हारा जो साइक तुम्हारा होता है ना, साइक,
तो साइक में तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैट और WAT। SRT उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि SRT कन्फर्मेटरी सीरीज होता है, मतलब जो रिस्पॉन्स आपका टैट में आएगा वैट में आएगा। टैट और वैट एक लिमिटेड फॉर्मेट में करना होता है आपको, मतलब टैट के लिए आपको हर पिक्चर के लिए देखो 4 मिनट ही मिलता है और वैट में तो 15 सेकंड मिलता है। तो ये आपके किस माइंड के किस सेक्शन को हिट करता है बताओ? टैट और वैट माइंड के किस सेक्शन को हिट करता है? आपको पता है ना, माइंड का 2 सेक्शन होता है, एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। ओके, कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड मतलब जैसे मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ, है ना, आपको कोई सवाल सॉल्व करने दूंगा, आप सोच के जवाब दोगे, राइट? तो वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड वो सोचता नहीं है, वो सिर्फ जो मेमोरी में सेव है वो जवाब देता है। बात समझ में आ रहा है? यस भैया। हाँ, मैं आपको पूरा Yes, फोर्स, sir. हाँ पूरा फोर्स करूंगा, राइट? मतलब मैं आपको पूरा बुरा बुरा बातें बोलूंगा या फिर पूरा फोर्स कर दूंगा, किसी एक सिचुएशन में ला दूंगा तो आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो वो उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो वही साइकोलॉजिस्ट टैप करना चाहता है कि इसके अंदर क्या कचरा भरा हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने का एक ही तरीका होता है कि अगर लोगों के लिए टाइम कम कर दिया जाए, टाइम कम कर दिया जाए तो वो सोच नहीं पाएंगे, डिसीजन ले नहीं पाएंगे कॉन्शियस माइंड से। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से तो फिर आदमी पूरा अच्छा दिखाएगा ना खुद को, बताओ? कॉन्शियस माइंड से तो लोग अच्छे ही दिखाएंगे। मैं आपको कौन बुरा कौन बिहेव करेगा? कॉन्शियसली थोड़ा दे दो तो सोच के सभी अच्छा बिहेव करेंगे, है ना? तो याद रखना। तो कॉज इफेक्ट थ्योरी पे जल्दी बात, जैसे मान लो मैं आपको कोई वर्ड देता हूँ लिटरेसी, तो लिटरेसी का वर्ड आपको कैसे बनाना है? ऐसे तो 5 वर्ड में बनाना है। तो एक टेक्निक है कॉज इफेक्ट टेक्निक। इसमें क्या करना है, अब इसके कॉज के बारे में सोचो कि क्या है लिटरेसी। कॉज क्या है लिटरेसी का, मतलब लिटरेसी क्यों आएगा ये बताओ। लिटरेसी मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है, शिक्षा, एजुकेशन। तो क्यों आएगा लिटरेसी बताओ? तो लिटरेसी से मतलब एक स्टेप पहले सोचना है, व्हाट कॉजेज लिटरेसी, मतलब लिटरेसी का पास्ट। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि लिटरेसी क्यों आएगा, कहीं पे लिटरेसी क्यों बढ़ेगा, क्या कारण होगा उसका? बताओ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जिसके कारण जो है लिटरेसी बढ़ता हो। चलो ये देखो यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है, बस बताओ, एग्री करते हो? गुड स्कूल्स, Yes, sir. बाकी पढ़ लो। अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन से लिटरेसी बढ़ती है। स्टेट की लिटरेसी कैसे बढ़ेगी, है ना, इसके बारे में सोचो। स्टेट की लिटरेसी कैसे बढ़ेगी? डाउन साउथ केरला की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, अप इन द प्लेन्स बिहार की लिटरेसी सबसे कम है। तो स्टेट क्या किया होगा, केरला ने क्या अलग किया बताओ, एनीवन? देखो इसी को बोलते हैं डिटेल्स, राइट? भैया अपने जो स्कूल है उनकी जो स्टूडेंट है उनको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड की और इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा उनका एजुकेशन का। इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया, टीचर सही किया है, स्मार्ट क्लासेस लाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी, मॉडर्न स्कूल्स बनाए, यही सब यस भैया। देख रहा है। मतलब मल्टीपल थिंकिंग करना है, मल्टीपल, है ना? वहाँ पे पॉलिटिकल विल भी वैसा होगा, है ना? और ये वैल्यू सिस्टम भी तो मैटर करता है कि गर्ल्स एजुकेशन और बॉय एजुकेशन को लेके वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका क्या सोच है, वो भी तो मैटर करता है ना? सोसाइटी, ये भी तो मैटर करता है। तो यही सब गर्ल्स का लिटरेसी कैसे बढ़ेगा? गर्ल्स का लिटरेसी, साइबर क्राइम्स का लिटरेसी से क्या हेल्प होगा? साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन लिटरेसी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिटरेसी क्या है? तो देख रहे हो कैसे मैं अलग अलग फील्ड में सोच रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं कॉज के बारे में सोचना। अब इस पे हर पे वर्ड बना सकते हैं। देखो, अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन इम्प्रूव्स लिटरेसी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मॉडर्न स्कूल्स इम्प्रूव स्टेट लिटरेसी, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंसेंटिव्स इम्प्रूव्स गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स लिटरेसी, नॉलेज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नॉलेज अबाउट साइबर क्राइम्स इम्प्रूव्स ऑनलाइन लिटरेसी। तो इस तरह से। अब इफेक्ट के बारे में सोचो। अब कॉज का इफेक्ट क्या होगा, मतलब कि लिटरेसी का इफेक्ट क्या होगा? कहीं लिटरेसी आ जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट यही होगा कि गुड स्कूल से विलेज के बच्चे आगे बढ़ेंगे, अवेयरनेस होगा, लिटरेसी से गर्ल एजुकेशन, लिटरेसी गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगा एजुकेशन से। ठीक है, लिटरेसी बढ़ेगा, स्टेट की लिटरेसी बढ़ने से इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियसली स्टेट का अगर लिटरेसी बढ़ गया तो वहाँ इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. है ना? जैसे कर्नाटका, बेंगलोर ले लो, वहाँ पे लिटरेसी अच्छा है तो वहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी भी बढ़ा है। फिर वहाँ केरला में भी फिर वही बात है, गर्ल्स की लिटरेसी बढ़ने से मोर इक्विटेबल सोसाइटी बनेगा। ऑब्वियसली बात है, गर्ल्स का अगर लिटरेसी बढ़ेगा तो ज़्यादा इक्विटेबल सोसाइटी बनेगा। गर्ल्स विल डिमांड देयर ओन राइट्स, है ना?
दे विल फाइट फॉर देयर राइट, दे विल कम फॉरवर्ड एंड मोर गर्ल्स विल बी इंस्पायर्ड। ओके, जैसे अभी मैं आज न्यूज़ देख रहा था कि कश्मीर में कोई लड़की थी, है ना, किसी विलेज से आती है मैम, और वो वहाँ से बिना कोचिंग वगैरह लिए सी स्कोर्ड 500 एंड समथिंग रैंक इन यूपीएससी। तो इससे क्या होगा कि अब और भी जो पेरेंट्स हैं उनको क्या लगेगा कि लड़कियों को और पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। एग्री? Yes, sir. तो बस यही मल्टीपल पैरामीटर्स में आपको सोचना है, नॉट थिंक नैरो। साइबर क्राइम्स, एक मिनट रुक जा, साइबर क्राइम्स की लिटरेसी से क्या हेल्प होगा, ऑनलाइन लिटरेसी क्या है, ये सब ठीक है। इफेक्ट के बारे में तो हो गया। डीप फेक रिड्यूस होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक का केस आया था ना स्मृति मंदाना का, राइट, स्टार्ट हुआ था वहीं से, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ा। तो अभी देखो डीप फेक बहुत, अभी पॉलिटिशियन को भी चिंता में रखे हुए हैं, है ना। अभी मोदी जी का कोई इधर उधर का भाषण लीक हो जाएगा तो मोदी जी खुद टेंशन में आ जाएंगे। तो सबका, है ना, चुनाव पे कितना वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिटरेसी इलेक्शंस में भी हेल्प कर सकता है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना। और उसके बाद वोटिंग का लिटरेसी भी होना चाहिए। तो मतलब बहुत, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। और WAT आपको कितना लिखना है, मैक्सिमम कितने वर्ड्स में लिखना है, 5 डिटेल्स ऐड करना है टू मेक इट लुक रियल। सबसे सबसे जो लाइफ में टफ काम है ना, यही है, ऐड डिटेल्स। जब मैं आपको डिटेल्स ऐड करने बोलूँगा तभी आपको तकलीफ होगा। और डिटेल वही ऐड कर सकता है जो लीडर सोच सकता है, और सोचना बहुत मुश्किल काम है। तो प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग, एंड थिंकिंग के लिए आप मेरे साथ हो, इसलिए मैंने आपको एक मस्त तरीका सिखाया थिंकिंग का, जो कि है मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, MT। एकदम सिंपल है, एक पॉइंट पे स्टार्ट करो और मल्टीपल एरोज में सोचो। एक पॉइंट पे स्टार्ट करो, मल्टीपल डायरेक्शंस में सोचो। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ओके, कल्चर, आर्ट, इलेक्शंस, स्टेक होल्डर्स, किन को फ़र्क पड़ेगा, फीचर्स क्या है ना, ये सब, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, ये सब, एंड यू विल नेवर फाल्टर। ओके, बहुत अच्छा करोगे फिर लाइफ। तो डिटेल्स ढूंढो, यही सब है। गेटिंग इट? डिटेल्स ऐड करना है, ठीक है। आगे आ जाए, वापस आ जाए। जैसे ये इस लड़के ने मेरे को एक सेंटेंस बना के भेजा था, कहाँ गया, ये देखो, डोंट राइट वेग सेंटेंसेज, ऐड डिटेल्स टू मेक इट लुक रियल एंड कनेक्ट विथ रियल लाइफ। ओके, डोंट राइट वेग सेंटेंसेज। वेग सेंटेंस क्या होता है? वेग सेंटेंस होता है, मतलब देखो आजकल टेक्निक चला है, उनको कोई भी वर्ड दे दो तो ये करते हैं, अवेयरनेस इन्हांसेज लिटरेसी। अब ये सेंटेंस थोड़ा वेग है, ठीक है, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है किस चीज़ का अवेयरनेस, किस चीज़ का अवेयरनेस। दिस सेंटेंस इज स्मार्ट बट वेग। अब देखो, अब और सेंटेंस दिखाता हूँ, देखो ये सब पढ़ो एक बार। फैमिली सपोर्ट इम्प्रूव्स फीमेल लिटरेसी। अब बताओ ये सेंटेंस तुमको रियल लग रहा है? रियल? यस और नो? सोचो इसके बारे में, ये सेंटेंस आपको रियल लग रहा है? अगर फैमिली का सपोर्ट मिले, है ना, सबको, नॉर्मली क्या होता है, गांव घर में क्या होता है, लड़कियों का शादी हो जाता है, राइट, मैरिज हो जाता है स्मॉल एज में ही, है ना। और जो लड़कियां हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहती हैं, अरे आप लोग हो या चले गए? कहाँ गए? माइक, अरे माइक ऑन रखो सब लोग, माइक टर्न ऑन। जब मैं पूछ रहा हूँ तो पूछो, बोलो। जिसके माइक से सिर्फ ज़्यादा आवाज़ है वो बंद रखना, बाकी अगर आवाज़ नहीं आ रहा तो ठीक है, माइक ऑन रखो। ये यस और नो बताओ बस। ये बात सही है, फैमिली सपोर्ट करने से फीमेल लिटरेसी बढ़ेगा? Yes, sir. हाँ, ये देखो, आज मैं न्यूज़ देख रहा था, उससे कनेक्ट किया, स्टोरीज ऑफ गर्ल्स टॉपर्स इम्पैक्ट्स गर्ल लिटरेसी। गर्ल्स Yes, sir. Yes, गर्ल्स टॉपर sir. का अगर स्टोरी आएगा, आप देखोगे गर्ल्स टॉपर है ना, कि यूपीएससी में तो ये मैम हैं जो कि टॉप कर रही हैं, राइट। या फिर डिफेंस में अगर आप देखोगे कि एनडीए में जो है साइना जो है वो जा रही है एनडीए में, तो आपको ऑब्वियसली आपको गर्ल्स लिटरेसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग भी सोचेंगे इसके बारे में। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, इसके अलावा गवर्नमेंट, अगर देखो आपके स्टेट में पक्का कोई ना कोई योजना होगा या स्कीम होगा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता होगा, ताकि गर्ल्स अगर हायर एजुकेशन करे तो उनको कुछ 10,000 रुपया या 30,000 रुपया, ऐसा कुछ है आपके में, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव से गर्ल्स लिटरेसी इंप्रूव, एआई एंड साइबर लिटरेसी इंप्रूव्स ऑनलाइन सेफ्टी। तो ये देखो, तो कैसे मैंने देखो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया, गवर्नमेंट से कनेक्ट किया, करंट इवेंट से कनेक्ट किया, फैमिली से कनेक्ट किया, राइट। दिस इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, राइट। तो यही होगा, एफर्ट्स डालने और मल्टी डायमेंशनली सोचने से ठीक हो जाएगा ये तरीका आपका। अब जैसे रनिंग पे जो है ना, रनिंग पे ये लड़के ने मेरे को सेंटेंस बना के भेजा था, रनिंग, तो रनिंग पे देखो सेंटेंस क्या बनाया था, रनिंग हैज़ मैनी बेनिफिट्स फॉर हेल्थ।
तो क्या बेनिफिट है इससे? तो आपको सेंटेंस थोड़ा वेग लग रहा है ना, वेग मतलब इसमें डिटेल्स मिसिंग है। रनिंग का मैनी बेनिफिट्स है, लेकिन एग्जैक्टली क्या? अब देखो मैंने इस पर एक सेंटेंस बनाया नीचे, रनिंग बिल्ड्स गुड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पता होगा जो लोग रनिंग, अब साइकोलॉजिस्ट समझ में आ जाएगा इस दो सेंटेंस से। जो लड़का मैनी बेनिफिट्स लिखेगा समझ में आ जाएगा कि मतलब ये इसका स्टेमिना वगैरह लो है, ये सिर्फ ऐसे ही मेरे को बुर्बक बनाने के लिए आया है, मेरे मतलब चरा रहा है मेरे को, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन जो ये लिखेगा रनिंग बिल्ड्स गुड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, उसको पता है कि रनिंग करने से या जिम में एक एक्सरसाइज होता है जिसको कार्डियो बोलते हैं, और कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट, मतलब हार्ट पे असर पड़ता है, गुड हार्ट हेल्थ होता है रनिंग के कारण। एग्री? Yes, sir. तो अब इससे साइकोलॉजिस्ट को लगेगा कि रियल लाइफ में शायद जिम का पता हो इसको, कार्डियो क्या है, और स्टेमिना आपका एक OLQ है, आपको पता होना चाहिए। स्टेमिना जो है आपका OLQ है, फिजिकल स्टेमिना और मेंटल स्टेमिना, राइट? तो ये बाकी वीडियो में बताया है, चैनल का नाम आपको पता ही है, वहाँ पे जाके आपको जैसे जैसे टाइम मिले देख लेना। अब वापस आते हैं, आप बैच में हो गया, ये ख़त्म हो गया ना, ये आंसर आ गया था, ठीक है। तो ये इतना जो परिचर्चा और हमारा इतना ज़्यादा रामायण मेरे को बोलना पड़ा, क्योंकि आपका स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल पे मेरे को काम करना है। आई डोंट वांट जस्ट कि मैं आपका रिटर्न निकलवा दूँ एंड SSB मैं आपका नहीं निकलवाऊँ। मेरा ये बैच ही इसी में सब हो जाएगा, है ना। बस डिलीजेंटली फॉलो करो और रोज़ थोड़ा एफर्ट्स डालो, है ना। और जैसे जैसे SSB सेशन आते जाए उसको सिर्फ अटेंड करते चलो, और उसमें जो बात बताया है उसको इम्प्लीमेंट करते चलो, है ना। वीडियो देखने से नहीं निकलेगा, उसको इम्प्लीमेंट करते चलो, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपका सारा सब लोगों का पूरा बैच आपका एक बार में ही रिकमेंड हो जाएगा, एंड दैट आई कैन गारंटी यू। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो उसको बनाते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस इज A, B and C आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 एंड सबसे टेक्निक क्या है पहले उस पर बात करते हैं। टेक्निक है हमारा RGDFC। तो रीड वेल, अब एकदम आराम से पढ़ो। इफ़ ABC आर स्क्वायर मैट्रिसेज, ओके, ABC स्क्वायर मैट्रिसेज है, अच्छा, ऑर्डर कितना है 3, ऐसे अच्छा अच्छा भी बोलते रहना एग्जाम में एकदम स्लोली। ऑर्डर है आपका 3, डिटर्मिनेंट ऑफ BC इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये गिवन है, रीड वेल के बाद गिवन, गिवन को प्रॉपरली एनालाइज करना है, गिवन को करना है PA मतलब प्रॉपरली एनालाइज। तो प्रॉपरली एनालाइज मतलब गिवन को एक बार बदल के लिख लो, ये मिटा देता हूँ, गिवन को अपने कॉपी में लिख लो प्रॉपरली, मैं मिटा रहा हूँ तब तक तुम लिखो, कॉपी में लिखो। गिवन नोट करो जल्दी, n इज इक्वल टू 3 नोट करो, और ये नोट करो। तो डिटर्मिनेंट ऐसे नोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ BC इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इनवर्स ABC। तो रीड वेल हो गया, गिवन हो गया, डिमांड क्या है, डिमांड है ये। अब डिमांड को भी प्रॉपरली एनालाइज करो, गिवन को भी और डिमांड को भी, ये जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो ये इसको ऐड कर लेना RGDFC में, प्रॉपरली एनालाइज PA, गिवन और डिमांड को करो प्रॉपरली एनालाइज, ध्यान से। तो गिवन को तो कर लिया, डिमांड ये है, डिमांड को भी करो प्रॉपरली एनालाइज। मेरे को जैसे जैसे पता चलते रहता है, मैं कुछ ये सोच के नहीं आता हूँ, वहीं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, है ना, जो लॉजिकल लग रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इनवर्स BC, ऐसे। अब ये डिटर्मिनेंट है, अब आपको यहाँ से याद आएगा कि ये K है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब F से फॉर्मूला और फैक्ट्स। अब मेरे को बताओ, मेरे को अगर आप बता दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ इसमें? सर डिटर्मिनेंट ऑफ सर K इंटू A इज इक्वल टू K की पावर N इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। वेरी गुड। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। वेरी वेरी गुड। और बताओ, और लगेगा? अरे यहाँ सोचो, यहाँ 3 मैट्रिक्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा लगेगा? सर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स सेपरेट लिखा जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ BC भी सेपरेट लिखा जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। A इनवर्स सेपरेट लिखा जाएगा और BC भी सेपरेट लिखा जाएगा। और BC ही क्यों सेपरेट लिखाएगा? B सेपरेट से ही सेपरेट क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि यही तो ट्रिक है। देखो यहाँ गिवन क्या है, गिवन क्या है BC, तो BC सेपरेट होगा। ओके, अब चलो स्टार्ट हो जाओ। आई थिंक नाउ यू हैव प्रॉपरली एनालाइज इट, नाउ यू कैन मेक इट। दिस इज 2
एंड दिस कंप्लीट थिंग सर एंड मैम, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, ऐसे सोचना पड़ेगा। आपका फॉर्मूला ये है, आई नो दैट, बट यही तो ट्रिक है कि आपको इतना बुद्धि हो, इतना दिमाग हो कि आप समझ पाओ कि ये 2 है, ये पूरा ए ही तो है, राइट? ये पूरा मैट्रिक्स ही तो है, ए इनवर्स भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, सी भी मैट्रिक्स है, तो ये एज ए होल भी क्या है, ये एज ए होल भी क्या है, मैट्रिक्स ही तो है, राइट? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ के पावर एन, तो मतलब 2 पावर एन क्या है, ऑर्डर दिया हुआ है 3, और अंदर में क्या बचेगा, ए इनवर्स बी सी। तो ये फॉर्मूला तो लग गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ए इनवर्स बी सी है, तो अलग अलग करेंगे तो ए इनवर्स अलग हो जाएगा और बी सी अलग हो जाएगा। और बी सी को हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, बी को अलग और सी को अलग, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि गिवन में ये दिया हुआ है, बी सी एक साथ दिया हुआ है, तो अलग करेंगे 8 ए इनवर्स और बी सी। बताओ आगे। 8 और ए इनवर्स जैसा बताया, ये वाला फॉर्मूला भी है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। कैसे होता है, कैसे होता है, कहाँ गया, एक मिनट रुक जा, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Identity matrix, sir. आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, separating the determinants a into a inverse, determinant of identity matrix is 1, so determinant of a inverse is 1 by determinant of a. This is the formula. Now getting back, so a inverse आपका आ गया, एक मिनट, 1 by determinant of a, और determinant of bc क्या गिवन था, 2 into determinant of a, ये कट जाएगा और 8 into 2 क्या आएगा बताओ। Sir, 16. अरे टेबल याद है सबको, यस सर। टेबल नहीं याद है तो टेबल याद कर लो जाके, कोई शर्म वाली बात नहीं है। मेरे को जो नहीं याद होता है, आज भी मुझको जो नहीं याद होता है, मैं 7 क्लास के बुक से पढ़ने में बिल्कुल भी शर्माता नहीं हूँ। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ स्टडी एंड देर इज नो एज फॉर लर्निंग टिल यू आर एबल टू इम्प्रूव। ओके, सो वट एवर यू डोंट नो जस्ट राइट इट इन योर WAI डायरी एंड जस्ट इम्प्रूव एवरीथिंग। सिंपल रूल इज देयर, फॉर वट एवर यू हैव नॉट पुट एफर्ट्स ऑलवेज रिमेंबर, फॉर वट एवर you have not put efforts, you are bad at it, you are bad at it, you are bad at that. Okay, now if I ask you, okay, how many of you play any sport? Sir, I do play You play which sport? basketball. Okay, any other sport you play? No, sir. No. Okay, any sorry, any sports? I used to play football. Okay, अभी छोड़ दिया। Yes भैया, वो स्कूल टाइम में था ना, वो अच्छा थोड़ा सा। अच्छा, अभी भी मौका मिले तो यार कंटिन्यू करो। Yes भैया। और बाकी अर्शदीप, सर सुबह रनिंग होती है सर बस। और कभी कोई स्पोर्ट्स खेला है? यस सर, स्कूल टाइम में सर फुटबॉल। फुटबॉल। बाकी संजना, आप बोलोगे नहीं कि बोलोगे? रुक जाओ पहले, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग अगेन एंड नाउ जस्ट लेट मी गेट बैक टू द PYQ। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट। हाँ, टेबल किसी को नहीं आता तो यार टेबल याद कर लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो भी नहीं आता याद कर लेना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी आगे, अब जल्दी थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपको जो भी याद आता है आप याद कर लो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज आपका माइनस से आता है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद रिलेट करेंगे। चलो हटाओ। ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर कितना है 3। टेक्निक क्या है, रीड वेल टेक्निक है आपका, RGDFC, हर बार लिखूंगा जब तक याद ना जाए। गिवन और डिमांड को प्रॉपरली एनालाइज करना है, PA। तो ऑर्डर 3 है तो लिखते हैं गिवन n इक्वल टू 3। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छा एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 2-3 बार बोलना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पूरा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे ये गिवन जो भी है, जो भी डिमांड है हमारा, ये जो भी डिमांड है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट मतलब 4a टू द पावर 4, फिर ये इसको लिखेंगे तो ये 3a टू द पावर 3, फिर इसको लिखेंगे तो ये 2a का स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे तो ये -a, और फिर इसको लिखेंगे तो
ये होगा माइनस का आई, माइनस का आई। ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब तो पता चल गया होगा अभी तक। के ए पे जो होता है के पावर एन इंटू ए लगता है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 का पावर हो जाएगा 3 और ए का पावर हो जाएगा 4। यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 का पावर 3, ए का पावर 3। 2 बाहर आ जाएगा, 2 का पावर 3, ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए, और बस, और बाकी माइनस है, खत्म। अब आगे देखेंगे। अब आपको प्रॉपर्टी याद है, बताओ अब कौन सा, मैं आपसे ही पूछता हूँ। रीड वेल हो गया, गिवन डिमांड हो गया, डिमांड को बस मैंने खोल के लिख दिया। अब फॉर्मूला या फैक्ट्स बताओ, अब फॉर्मूला बताओ या फैक्ट्स बताओ, बोलो। सर डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। लेकिन ऑड ऑर्डर पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, लेकिन किस ऑर्डर का? और भैया और इवन ऑर्डर का क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर सर। तो अभी तो ऑड ऑर्डर है ना, क्योंकि 3 ऑड ऑर्डर है। हाँ, तो और कौन सा फैक्ट लगेगा, और कौन सा फैक्ट लगेगा, एक और फैक्ट लगेगा। अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का पावर एन क्या होता है, ये वाला फैक्ट याद करो। सर अगर इवन होगा सर हम्म तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा सर, हम्म अगर ऑड होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा सर। तो बस, यू गॉट इट देन। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा हो जाएगा, ये तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ए क्यूब क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ये टर्म। उसके बाद ये देखो, ये ए है, तो ये आपका ए पावर 3, तो वो तो डायरेक्ट ऑड है ना, तो ऑड का तो जैसे ही ऑड पावर लेंगे, तो ए का जितना भी ऑड पावर लेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0, तो ये कैंसिल। और फिर ए तो स्क्यू सिमेट्रिक है ही, तो ये इसका डिटरमिनेंट 0। अब क्या बच गया, ए पावर 4। तो बताओ ए पावर 4 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे 4 बार लिखेंगे ना, 4 का क्यूब। यस सर। हाँ, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यही होगा। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है ऑड ऑर्डर, यहाँ पे ऑड ऑर्डर था तो 0 आता है, तो यानी कि ये जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा, ए का डिटर्मिनेंट 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये तो सिंपल शुरू से ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो ये पूरा टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, बस एक लास्ट टर्म बचेगा, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म ही देखना था इसमें। अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता ना, इसका आंसर उसको डायरेक्ट पता होता कि जैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है ना, ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आए ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर रहे तो सब कैंसिल हो जाएगा, बस लास्ट टर्म आंसर होगा, लास्ट टर्म। सोचो किसी को ये बात पता होगा तो कितना जल्दी उसका बन जाएगा। यहाँ कुछ भी हो, अगर इवन ऑर्डर भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी तोड़ेंगे तब भी तो 0 ही आएगा। देखो ए पावर 4 भी हो गया तो क्या टेंशन है, तोड़े तो फिर भी तो 0 ही आया ना, तो सब कैंसिल हो गया। तो लास्ट टर्म ही आंसर होगा, लास्ट टर्म सॉल्व कर लो बस। लास्ट टर्म कैसे होगा देखो, ये है सर डिटर्मिनेंट। हाँ बोलो। माइनस आई का मतलब -1 ही है ना सर? हाँ, माइनस आई है मतलब -1 है, तो ये हो गया -1 आई। तो -1, फिर इस पर वही फार्मूला लगा दो ये वाला, तो -1 का पावर 3 हो जाएगा और आई, और -1 का पावर 3, -1 का ऑड पावर माइनस होता है और आई का पावर 1 होता है, तो -1 आएगा। तो इसका आंसर होगा -1, है ऑप्शन में है ए इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, एम आई क्लियर? यस सर। तो यही है, तो बस इसमें लास्ट वाला देखना होता है, तो वो बस याद रखना, अगर यहाँ पे जैसा भी हो लास्ट वाला के हिसाब से डिसाइड होता है। शॉर्टकट कोई मत लेना पूरा, है ना, ये नहीं कि सिर्फ लास्ट वाले में अगर यहाँ पे प्लस आई कर देंगे तो फिर आंसर अलग हो जाएगा। आई का पावर देखो, यहाँ पे भी अगर आई का कुछ और पावर कर देंगे, ठीक है, तो आंसर अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आंसर अलग हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ। आगे और रिलेट कर लेते हैं थोड़ा, इधर आ जाओ। करने का तो क्या पढ़ रहे थे अभी, इसमें टॉपिक क्या आया, सिमेट्रिक। तो जब आप भी पढ़ रहे हैं ना, जब आपको भी कभी रिवीजन का समय मिलेगा, अभी देखो 15 तारीख को तो ये केस क्लोज हो जाएगा, 15 तारीख को मॉक टेस्ट जब होगा उसके बाद ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपको फिर उसके बाद क्या करना है,
मेरे लिए वो केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपके लिए वो केस क्लोज नहीं होना चाहिए। आपको उसको रेगुलरली क्या करना है, रिवाइज करना है। आपको एक काम करना है, जैसे ही मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ख़त्म हो, सबसे पहला काम करना है सब लोगों को, फार्मूला शीट मेरे को भेजना है। मतलब फार्मूला शीट मतलब शॉर्ट नोट्स जो आपका है, शॉर्ट नोट्स 4 पेज का होना चाहिए बस। और उसमें ऐसा होना चाहिए कि अगर एनडीए एग्ज़ाम से आप उसको 10 दिन पहले भी निकाल के देखें तो आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाए। बात समझ में आ गया? उसमें सब कुछ क्रिस्पली लिखना चाहिए। मैंने आपको तानिया का नोट्स दिखा दिया ना सबको, यस राइट भैया। इवन सीनियर नोट्स देखा है आपने लालित्या? Sir, can you please repeat again? अरे मैं अब ये बोल रहा हूँ कि तानिया का नोट्स आपको दिखाया था। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि रिवाइज मतलब कहाँ से आपको नहीं सुनाई दिया ये बताओ। Sir, voice break हुआ sir. ये स्लाइड फिर से रिपीट करना है यहाँ से। No, sir. Now clear. हाँ तो मतलब समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ, कि 15 को केस क्लोज हो जाएगा आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का मेरे तरफ से, ठीक है। और आपके तरफ से केस क्लोज नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलरली वो चैप्टर आपको रिवाइज करना है, ठीक है, संडे को या जब भी टाइम मिले। कि आप Okay, sir. संडे को, या फिर आपको 1 + 1 + 1 टेक्निक बताया ना, तो उसमें आपका ओल्ड रिवीजन के लिए बताया ना, ओल्ड रिवीजन Yes. में, हाँ तो ओल्ड रिवीजन में ऐड करके इसको रिवाइज करते रहना है। आप उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा सबका फार्मूला सीट रेडी होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, तानिया के नोट्स का जैसा उसने बनाया वैसा होना चाहिए। मतलब 10 दिन पहले अगर एनडीए का एग्ज़ाम हो, 10 दिन बचा हो, 10 दिन पहले एनडीए एग्ज़ाम के पूरा रिवाइज करने लायक नोट्स होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम लगा लो कितना, 40 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए, और सब कुछ रिवाइज भी हो जाना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Clear. तानिया का नोट्स आपको दिखाया है लालित्या? Yes, sir. हाँ कब दिखाया? Send किया था ना sir आपने अच्छा ग्रुप में। ग्रुप में सेंड किया फिर डिलीट कर दिया था? वो मेरे पास है sir फिर भी। अच्छा आपके पास है ना, ठीक है, हाँ. रुक जाओ। तो ठीक है फिर, तो ये फार्मूला सीट, और सब लोग अपना WAI डायरी रेगुलरली कंटेंट वीक एरिया इम्प्रूवमेंट डायरी वो रखेंगे बस। ये करते रहना, जब ये केस क्लोज आ जाए। बताओ सिमेट्रिक क्यों सिमेट्रिक? सिमेट्रिक आपका A+A ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होता है, A-A ट्रांसपोज SQ सिमेट्रिक होता है। KA भी आपका, अगर A आपका सिमेट्रिक है तो KA भी सिमेट्रिक होता है। अगर A आपका सिमेट्रिक है तो KA भी आपका सिमेट्रिक होता है। और इसके अलावा बहुत सारा प्रॉपर्टी है, आपको याद होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को हम P+Q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। P आपका है A+A ट्रांसपोज/2 और Q है आपका A-A ट्रांसपोज/2। आपको फार्मूला सीट मैं आपको दिखा देता हूँ सिमेट्रिक SQ सिमेट्रिक के लिए। ये देखो, ये सब आपको याद होना चाहिए। एक बात बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एंट्री क्या होता है? SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 सर। 0 जीरो 0 भैया। 0, और यहाँ पे -5 5 6 -6 7 -7 ऐसे। और आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एंट्री कैसा होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपका 9 0। नॉन जीरो होता है, और बाकी यहाँ पे रिपीट होता है 5 5 6 6 7 7। ये याद रखेंगे, ओके। बाकी ये सब टर्म वगैरह जो है ना, इसको याद रखेंगे, जो भी यहाँ लिखा हुआ है AI=0। और हाँ संजना, आपका एक क्वेश्चन था जो कि आई थिंक इससे रिलेटेड था, यूनिटरी मैट्रिक्स से। अभी भी वो क्वेश्चन अभी लिया नहीं मैंने, मैं कोशिश करूँगा कि 15 तारीख से पहले उस क्वेश्चन को ले लें आप लोग। बाकी आपको भी क्वेश्चन दे देता हूँ, एक बार सर्च करना यहाँ पे, किसी को मिल जाए तो बताना। ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ये हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमारा एक डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे ये लाइन क्लियर नहीं हुआ था। कहाँ? ये वाला लाइन, ये वाला लाइन अभी भी डाउटफुल था कि AIJ जो है आपका -AJI का कॉन्जुगेट कैसे है, और इसमें वो सेट कर नहीं रहा था, राइट। तो इसमें कुछ इशू था, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट बात था वो सब हम सीख चुके थे कि आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होता है जिसका आप ट्रांसपोज लें और कॉन्जुगेट लें तो फिर क्या आ जाए, ट्रांसपोज भी लें और कॉन्जुगेट लें तो फिर आ जाए वही मैट्रिक्स। और दूसरा कि डायगोनल एंट्री जो होता है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स का, जो डायगोनल एंट्री होता है वो आपका रियल होता है। जैसे यहाँ भी रियल है, यहाँ भी रियल है, ये सब रियल है। इसके अलावा स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, जिसका कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले तो -A आ जाए, और इसका जो डायगोनल एंट्री होता है वो या तो पूरा जीरो हो सकता है या तो प्योरली इमेजनरी, जैसे कि यहाँ इमेजनरी है और यहाँ पूरा जीरो है।
ठीक है, तो वो ये बात भी तो ये, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है, ये जो हर्मिशियन वाला बात है वो सब तो अंडरस्टूड है। बस एक बात अंडरस्टूड नहीं है, जो कि ये बात है जो यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, यही डाउट है। अगर आपको किसी को ये सॉल्व हो जाता है तो वो मेरे को सेंड कर देना, वरना मैं ट्राई करूँगा कि 15 तक सॉल्व हो जाए। ठीक है, आगे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में तो हो गया, डायगोनल एंट्री खत्म। अब ये सब प्रॉपर्टी पूरा रिकॉल करते रहना। अभी इसी पे देखो, इस पे अभी एनडीए का सवाल बना कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए पावर इवन होगा तो सिमेट्रिक होगा, ए पावर ऑड होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है कि ए आपको स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब बी ट्रांसपोज ए बी क्यों नहीं याद आता आपको, बताओ। बी ट्रांसपोज ए बी आपका कैसा मैट्रिक्स होता है, बताओ। बी ट्रांसपोज ए बी बेस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू भी होता है। सिमेट्रिक। डिपेंड किस पे करता है, ये ए। ए पे। ये डिपेंड करता है ए पे। ये सब बता चुका है पहले, इसलिए इतना जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ओके, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी, ये सिमेट्रिक होगा कि ए पे डिपेंड करता है। अगर ए आपका सिमेट्रिक होगा ना, अगर ए आपका सिमेट्रिक होगा तो ये मैट्रिक्स पूरा सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसलिए देखो, ये दोनों लिस्ट में होगा, यहाँ के भी लिस्ट में होगा और दूसरे लिस्ट में भी होगा। कहाँ गया, यहाँ भी होगा कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, कहाँ गया, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए भी। बाकी ये सब पढ़ लेना प्लीज़, ये सब रिपीट करते रहना। ये 6 नंबर पॉइंट थोड़ा भूलने लायक है तो ये पढ़ लेते हैं। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then C is a column matrix, then C is a column matrix, okay sorry, C is a column matrix, then C transpose AC is a zero matrix। तो ये याद रखेंगे, थोड़ा भूलने लायक है। A स्क्यू है आपका, C कॉलम है, तो C ट्रांसपोज AC जीरो होगा, इसको याद रखें। वापस आते हैं, खत्म क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन करते हैं। टेक्निक क्या है, RGDFC, और जो गिवन डिमांड है उसका PA करना है आपको, प्रॉपर एनालिसिस। बोलो। अच्छा, ये कैसा मैट्रिक्स है बताओ देख के, ये कैसा मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक। लालित्या, ये कैसा मैट्रिक्स है। बताओ देख के लालित्या, ये कैसा मैट्रिक्स है। Sir, skew symmetric. क्यों, क्योंकि देखो डायगोनल एंट्री आपका जीरो है, और यहाँ 3 -3 4 -4 5 -5। तो अभी तो आपको पढ़ाया मैंने, यहाँ पे पहचान करना पढ़ाया। ये देखो, जब स्क्यू सिमेट्रिक का पहचान करना पढ़ाया, यहाँ क्या है, यहाँ देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें देख रहे हो इसका पहचान क्या है कि यहाँ जीरो होना चाहिए, और बाकी यहाँ एच तो माइनस एच, जी तो माइनस जी, एफ तो माइनस एफ। ठीक है, यही आपका पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये Yes, आपको sir. पहचान याद करना पड़ता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से खत्म बात। अब आपको यहाँ से क्या याद आएगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट वगैरह पूछ रहा है, तो आप खुद हमको बताओ फॉर्मूला क्या होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है हमेशा क्या होता है, जीरो होता है अगर ऑड ऑर्डर हो। कैसा ऑर्डर हो, ऑड ऑर्डर हो। तो इसका तो ऑर्डर ऑड ही है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। और अभी आपने ये देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कितना भी पावर कर लो फिर भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। ये आपने अभी इस क्वेश्चन में सीखा था ना, एक पहले वाले क्वेश्चन में, जो प्रीवियस Yes, क्वेश्चन। sir. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बताओ, ABCD में से कौन सा आंसर सही है। So, A सही होगा सर. ए सही होगा, क्यों, क्योंकि ए का इवन पावर अगर लेंगे तो सिमेट्रिक आएगा। ए का इवन पावर क्या आएगा, Symmetric. तो यही सही होगा, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर जीरो। कोई कुछ कह रहा है क्या, बोलो। साउंड आता है बीच में, एज इफ हैंड रेज लाइक, नो प्रॉब्लम, सॉरी। ए स्क्वायर आपका ये सही है आंसर। ठीक है अर्शदीप, सही है। यस सर। इसका बताओ, ए इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले ये कौन सा मैट्रिक्स है ये बताओ। डायगोनल सर। वेरी गुड, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, अब बताओ कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, ए एन विल ऑलवेज बी सिंगुलर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। ए पावर एन, तो पहले ए को चेक करो कि ए सिंगुलर है कि नहीं है ना। अगर ए सिंगुलर होगा ना तो ए एन भी सिंगुलर होगा। ए अगर सिंगुलर होगा तो ए का पावर एन भी सिंगुलर होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट बोलो कितना आ रहा है। Sir, determinant 24 आएगा, which is not equal to 0. 24। Yes, sir. हाँ, तो विच इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स इट इज नॉन सिंगुलर, इट इज
नॉन सिंगुलर। भाई जब यही नॉन सिंगुलर है तो फिर ये क्या बात हो गया, ये तो गलत है ना। जब Yes, ए sir. ही Wrong, नॉन sir. सिंगुलर है तो फिर ए पावर एन का तो बात ही खत्म है फिर, है ना। आगे, ए एन विल ऑलवेज बी डायगोनल मैट्रिक्स, ये सही है, दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि अगर ए डायगोनल है, ए का पावर आप कितना भी कर लेंगे तो वो भी क्या आएगा, डायगोनल। अगर मान लो इसमें कहीं डाउट आ जाए तो कैसे चेक करेंगे एनडीए एग्जाम में, एग्जाम्पल लेके कैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल लेके देख लो, ए स्क्वायर करके देख लो, ए स्क्वायर करके देख लो, डायगोनल आएगा 2 3 4 0 0 0 0 0 0 और 2 3 4 0 0 0 0, ये भी डायगोनल आएगा आपका। मैं एक एंट्री मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, सब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहले रो को पहले कॉलम से बताओ, 2 2 जा 4, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, अगला मल्टीप्लाई करो दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, 2 0 जा 0 0 0 जा 0 0 0, देखो 0 आ रहा है ना, तो मतलब डायगोनल पे ही एलिमेंट आएगा, वेरीफाई हो गया, दूसरा सही है। तीसरा, ए एन विल ऑलवेज बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो पहले ए को चेक करो, ए सिमेट्रिक है क्या, ए को चेक करो, ए सिमेट्रिक है, ये बताओ क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। Yes, sir. If A is symmetric, N will be also be symmetric. हाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो है और उसके बाद ये दोनों सेम है, 0 0 0 0, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से भी मैच हो रहा है ना। बाकी आप ट्रांसपोज Yes. लेके भी देख सकते हो, ट्रांसपोज लेके भी देख सकते हो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो सिमेट्रिक है। ए पावर एन भी क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। ये तो प्रॉपर्टी में पढ़ा है, तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो देखो ये अगर पहला से भी आप कर सकते थे, एलिमिनेशन से कैसे करेंगे बताओ, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल के, वन रॉन्ग डिसाइड हो गया ना, वन तो रॉन्ग डिसाइड हो गया, तो Sir. एलिमिनेट क्या हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सही है सही है। समझ में आ गया। Yes, sir. तो एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए पहले को एक स्टेटमेंट को चेक करो कि कौन सा गलत है, गलत वाला ढूंढो फिर एलिमिनेट करो, ये इससे टाइम सेव हो जाएगा। ओके, Okay, sir. आगे, अब आगे चलते हैं, वे हैव 30 मोर मिनट्स। ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही डिस्कस हो चुका है, आई एम डूइंग इट फॉर पास्ट 5 ईयर्स। ओके, ये देखो, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसमें किसका वैल्यू निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। इस तरह का क्वेश्चन आपको ई का वैल्यू निकालना है, तो ई कैसा टर्म है, सोचो खुद, कांस्टेंट टर्म है। एक तो आपको एग्जाम में अगर कुछ भी दिमाग ना काम करे तो फिर क्या करिएगा आप तो एक तो तरीका आप इसको इवेलुएट करेंगे, क्या करेंगे, इवेलुएट, इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। एक तरीका आप इवेलुएट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे, पर वो तरीका लेंदी हो जाएगा, है ना। आप कंपेयर भी किसको करेंगे, एक्स का पावर 4 को एक्स का पावर 4 से करेंगे, एक्स का क्यूब को एक्स का क्यूब के इधर वाले से करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को इधर के एक्स स्क्वायर से करेंगे, फिर एक्स को इधर वाले से करेंगे। ई को किससे करेंगे कंपेयर, ई को करेंगे आप कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, कि जो कांस्टेंट हो, मतलब वेरिएबल ना हो, तो वेरिएबल ना हो इसमें, तो एक्स का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको, Sir, 0. हाँ, तो एक्स को 0 रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स को 0 रख दो दोनों तरफ, इसको वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस है। ठीक है, सिर्फ कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस रखेंगे, उससे लगाएंगे कि इधर सब तरफ 0 रख देंगे, क्योंकि देखो एक्स आखिरकार, सोचो एक्स आखिरकार तो कोई नंबर ही होगा ना, एक्स विल बी एनी नंबर, है ना। तो व्हाट इज हार्म इन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0, देयर इज नो हार्म, आई कैन पुट एक्स इज इक्वल टू 0, एग्री। Yes, sir. ओके, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा आपका 0, फिर आएगा -1, फिर आएगा 3, फिर 1, फिर 0, फिर -4, फिर -3, फिर 4, फिर 0, एंड now what, just solve it, no, do not solve it, do not Sir, solve it, it's a symmetric matrix. Then yeah, determinant will be 0. yeah, because it is a skew symmetric matrix, very good ma'am, that is you need to be aware, right, कि देखो कि वहीं आसपास छुपा होता है, सी हाउ गुड इज द एग्जामिनर, राइट, हाउ गुड इज द एग्जामिनर, आई एम यू शुड बी प्राउड ऑफ द एग्जामिनर, राइट, हाउ कितना उसका कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा उसको ये क्वेश्चन बनाने में, राइट। फिर कोई बच्चा बुर्बक की तरह इसको पूरा सॉल्व करता होगा तो उसको कितना दुख होता होगा कि मैंने इतना सोच के बनाया, फिर इसको फिर भी नहीं समझ में आया, है ना, बेकार आदमी। इसलिए आपको मज़ा आएगा अगर आपको उस एग्जामिनर के दिमाग को क्रैक कर लिया आपने, राइट। तो दिस इज 0 0, यही सोच के उसने बनाया होगा और सोचा होगा कि कोई तो बालक होगा जो इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी होगा, राइट, विच ही विल बी सॉल्विंग इट इन 5 seconds and 6 seconds ओनली, एंड सो दैट द आंसर इज ओनली 0, खत्म। Yes, sir.
थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। मेरा मोटो है कि ये पूरा ख़त्म हो जाए ताकि मेरे को कल जो है कल का ही टाइम मिलेगा फिर आखिरी। आई हैव टू कवर कल आर डी शर्मा पूरा, और मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा और फिर डिटर्मिनेंट पूरा। उसके बाद कल के ही क्लास में फिर कवर करना है क्या, ये भी है जो आपका जेई का कुछ टॉपिक था ना, जेई का कुछ टॉपिक था, गॉस जॉर्डन ये वो in no case I can give 15 days to any chapter. Okay, this is the highest mark and the minimum mark that I told you 10 days. तो वो याद रखना। चैप्टर तो अपना 10 में ही ख़त्म हो गया था। अगर मैं अभी जाना चाहूँ तो अब मैं दूसरा स्टार्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, देखो पूरा आपको सिलेबस तो पूरा पढ़ा ही दिया है। बोलो। Yes, sir. Completed. ये मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का तो पूरा पढ़ा दिया है ना। Yes, sir. पढ़ा दिया आपने। हाँ, तो वी कैन मूव ऑन, बट मूव ऑन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। बाद में फिर अपने को नुकसान है, इसीलिए। एक मिनट रुक जाना। ओके, डन। बताओ बताओ, हो गया। ये थोड़ा वो था क्वेश्चन, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है। पर वही तो बात है यार, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी तो आएगा, सोचना पड़ेगा मल्टी डायमेंशनली। एग्जाम्पल लेके सोचो, एग्जाम्पल लेके, है ना। मैं हिंट दे रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल लेके सोचो। चलो मैं बना दूँ क्या, बोलो। बता दूँ। Yes, sir. ओके, देखो, इफ द रीड वेल गिवन डिमांड फार्मूला कॉन्सेप्ट, गिवन डिमांड को प्रॉपरली एनालाइज, कुछ भी ना काम करे तो एग्जाम्पल्स लिख लो। मैं इवॉल्व कर रहा हूँ अपने टेक्निक को धीरे धीरे, तुम ही से सीख रहा हूँ, तुम ही से टेक्निक को फिर इवॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स लेके सोचना है। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब ये, और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है तो यही ऑर्डर होगा। आर इक्वल टू 1 और -1, तो हर एलिमेंट या तो 1 है या तो -1 है, यानी इस पूरे में या तो 1 लिखा है या तो -1 लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, तो सोचो क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो -1। तो एक तो हम 1 से पूरा फिल कर सकते हैं, एक तो ये हो सकता है। बताओ, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, बोल रहा है कि हर एलिमेंट या तो 1 हो या तो -1 हो, Yes, sir. और एक ऐसे फिल कर सकते हैं। तो इन दोनों डिटरमिनेंट का आंसर कितना आएगा अगर ऐसे ऐसे फिल करे तो? अरे 2 रो सेम हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? Sir, 0. हाँ, तो यही मैम एंड सर आई एम आस्किंग कि क्या आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लिक क्यों नहीं करता कि आपको वो वाला प्रॉपर्टी याद आना है, राइट। वो याद आना पड़ेगा, राइट। आपको देखना पड़ेगा व्हाई यू आर नॉट प्रॉपरली एनालाइजिंग। आपके सामने जो है, एनालाइज दैट प्रॉपरली फ्रॉम ऑल एंगल्स, व्हाट इज दिस गिवन हेयर
is there a pattern? Look for a pattern. Examples plus pattern. तो यहाँ पे पैटर्न है, ये दोनों में सेम है, देखो दोनों सेम है तो जीरो आएगा, यहाँ भी सेम। तो देखो अब इसका आंसर आप जीरो ओनली मार्क कर देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। और भी स्टेटमेंट को पढ़ो, एन इवन नंबर बट नॉट नेसेसरली जीरो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या था कि ऑल एलिमेंट्स या तो वन है या तो माइनस वन है, तो इसमें एक मिक्स्ड केस भी तो बनेगा। ये तो रेडिकल केस हो गया, पूरा वन ही ले लिया, पूरा माइनस वन, तो मिक्स्ड केस क्या बनेगा? मिक्स्ड केस बना। भैया इसमें एक सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स भी बन सकता है, मतलब हाँ ये देखो ऐसे, ये ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ना। यस भैया। तो इसका डिटर्मिनेंट तो परफेक्ट स्क्वायर आता है ना। अच्छा इसका तो बेस तो जीरो, वन आएगा। हाँ इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है निकालो तो, इसका तो जीरो नहीं आना चाहिए। अभी निकालने के चक्कर में देखो, वाई यू आर नॉट यूजिंग प्रॉपर्टी, ये बताओ पहले मेरे को, वाई यू आर नॉट यूजिंग प्रॉपर्टी। -6 आएगा सर। हाँ प्रॉपर्टी में आपको क्या सिखाया था? प्रॉपर्टी में सिखाया था कि दो रो को हम ऐड कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो ऐड? ऐड करो, कब करोगे? ये दोनों को ऐड करो, यहाँ दोनों को ऐड करोगे जीरो आएगा, फिर यहाँ दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आएगा, फिर यहाँ दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? -2। अब सॉल्व करो, -1 1 -1 -1 -1 1। अब यहाँ एवेलुएट कर दो कितना आएगा आंसर, इसको यहाँ से, तो ये हो गया -2, ये -1 1 -1 -1, सॉल्व करो, -2 ये आपका 1 हो गया, और ये यहाँ से आपका 1 और +1, -4 आ रहा है, -4। बोलो, देख चेक करो एक बार। So it may be option D. नहीं, डी 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 कैसे आ रहा है? वन के कभी आया आपको वन? आप कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें आपको आंसर 1 आया हो। No, sir, it was a random guess. If there was a feature of some punishment, I will punish you for this random guess, okay, but there is no। तो अब जब मैं आपको इतना बुद्धि लगा के, पूरा दिमाग लगा के आपको बता रहा हूँ कि कोई रैंडम गेस कौन लोग करते हैं पता है? जिनके पास इतना प्लानिंग से पढ़ने का वो अवेलेबल नहीं होता है, एंड वी ऑल आर फॉर्चुनेट दैट हम प्लानिंग से पढ़ पा रहे हैं, तो फिर वाई रैंडम गेस? ओके, सो डू नॉट डू एनी रैंडम गेस। कॉपी समझ में आ गया आपके? कॉपी सर। Yes, sir. Clear, sir. ठीक ठीक ठीक, चलो एक मिनट, क्या हो गया? चलो ठीक, तो हाँ, तो -4 आ रहा है, समझो। -4 समझ में आया लालित्या? -4 कैसे आ रहा है? Yes, sir. हाँ तो वो देख लेना, डू नॉट डू प्लीज़ एनी रैंडम गेस। मैं आपको अभी तो स्टार्ट हुआ है, गोइंग फॉरवर्ड आई विल ऑल्सो बी यूजिंग सम हार्ड एंड टफ लैंग्वेज, राइट? सो आई होप यू विल नॉट माइंड व्हेन आई यूज सम हार्ड एंड टफ लैंग्वेज, बट विद इन No, लिमिट्स, sir, I won't. okay? Because see, if I am just doing all the fairy tales and praises to you, you will not be a trained. They say that smooth roads do not make a good driver, okay? Smooth roads do not make good drivers, so always keep in mind. Okay, sir. So this is it, and even numbers, so even number आ रहा है ना, -4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ओके? मतलब इवन नंबर भी आ सकता है, नॉट नेसेसरली जीरो, मतलब इसका ऑप्शन बी सही होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, क्योंकि इवन नंबर है, नॉट नेसेसरली जीरो का मतलब क्या है कि मतलब जीरो आ सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो ही आए। डू यू आर यू गेटिंग मी? Yes, sir, got आगे it. आगे चलते आगे। ये क्वेश्चन बहुत बार बना चुके हैं, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये तो आई थिंक स्टार्टिंग में ही बना चुके हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ पहले? देखो ये क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है ऐसे, ये कैसा मैट्रिक्स है? तो मतलब कैसा Sir, मैट्रिक्स? det of A n to the power of -1 whole square. हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन -1 होल स्क्वायर, यही बोला ना?
Yes, sir. हाँ तो बस इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ऑर्डर 3 है, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 625 आता है शायद। अर्शदीप बनाया है ये क्वेश्चन, पहले बनाया आपने? नो सर, ये नहीं बनाया। हाँ तो अभी आ जाएगा। तो एकदम आसान से देखो डिटरमिनेंट, अब बताओ इसमें डिटरमिनेंट किस कॉलम के अलॉन्ग एवेल्यूएट करेंगे, ये बताओ स्मार्ट पीपल प्लीज बताइए। सर थर्ड कॉलम सर। थर्ड कॉलम क्यों? क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जीरो है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जीरो है। सो दिस इज इट। सो यूज RGDFC, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। अगर वरना मैं अगले चैप्टर पे चले जाता, इसलिए मैं खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। RGDFC प्लस एग्जाम्पल टेकिंग, ये जो भी आपके साथ लाइव सॉल्व करके मेरे को जो भी शिक्षा मिल रहा है आपसे, इसी ये इसलिए बोला था कि ये इंडिविजुअल गाइडेंस क्या होता है। आप जो यहाँ पे कर रहे हो सॉल्व, उससे मेरे को कुछ कुछ ऑब्जर्व मिल रहा है, फिर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ आपका ही इंप्रूवमेंट के लिए। RGDFC फिर एग्जाम्पल टेकिंग, उसके बाद ये लगाओ एम आई मिसिंग ऑन समथिंग, एम आई मिसिंग ऑन समथिंग, ये सोचो। उसके बाद अप्रोच चेंज करो, यही सब टेक्निक है। अप्रोच चेंज करो, एक से ना हो तो दूसरा अप्रोच सोचो। उसके बाद और क्या है, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो और एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल तो हो ही गया, हाँ यही सब है। और कुछ बचा? चलो इतना ही है, अभी तो इतना ही है। ये सब याद रखना, दिस इज़ हाउ वी डील क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एक तो और हाँ, एक पूरा फोकस रखो, फोकस, विजिबिलिटी, एंड यस नो गेस वर्क। विजिबिलिटी रखना है पूरा। तो यहाँ पे जिसको विजिबिलिटी होगा मल्टीपल डायमेंशन, उसी को पता चलेगा यहाँ पे मैक्सिमम जीरो है, वरना जो बुर्बक होगा सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ये सब कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है? 2 3 6 6 और यहाँ से -1, तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5। यहाँ पे इरर करेगा बच्चा, क्या इरर करेगा? 6 माइनस नहीं लिखेगा और फिर यहाँ पे इरर करेगा, इसलिए माइनस भी लिखो और माइनस माइनस प्लस, 6 -1 कितना आएगा? 5। और अब फॉर्मूला में पुट कर दो, तो 5 डिटर्मिनेंट आया, एन -1 यानी 3 -1, 3 -1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 5 का पावर 4 कितना होता है? 625। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Clear. क्वेश्चन नंबर 18। ओके, हम सॉल्व करते रहेंगे जब तक 10 नहीं बच जाता है। ए इजिकल टू ये कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी सर। Identity matrix, sir. और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी पावर हम ले लें तो वही आएगा। इसीलिए अगर यहाँ पे हम आई क्यूब कर ले तब भी ए की जगह आई लिख दें, इसको तो कन्वर्ट करके आई लिख दो, तो 23 अगर आई क्यूब करें तो वही आएगा, 19 अगर आई स्क्वायर करें तो वही आएगा, यहाँ पे भी 4 आई यही आएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कितना आंसर आना चाहिए इसका? एक मिनट, 23 आई माइनस 19 आई माइनस 4 आई, तो 19 और 4 में 23 कट के नल मैट्रिक्स। आंसर क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स। देखो खटाखट आपसे बनेगा अगर आपको सब कॉन्सेप्ट पता हो, राइट। कोई थोड़ा टफ भी आ जाएगा तो उसके लिए अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन पता हो, जो टेक्निक सिखाया है उससे बन जाएगा। तो वो सब एकदम ध्यान में रखना, और जो तुम्हारा काम है ईमानदारी से करते रहो बस, और चुपचाप एफर्ट्स डालते रहो बस। वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड योर सक्सेस विल मेक द नॉइज। देखो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, the value of the determinant, read well, RGDFC, read well, the value of the determinant of a matrix A is of order 3। तो एक वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का वैल्यू, अच्छा डिटरमिनेंट वैल्यू किसका? डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा डिटरमिनेंट उसका ऑर्डर 3 है, मतलब n बराबर 3 है, और डिटरमिनेंट का वैल्यू 3 है। पर समझ आ रहा है ना पढ़ के? देखो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, मतलब बात किससे चालू हुआ? डिटरमिनेंट के वैल्यू बताने से। तो बात खत्म किससे होगा? डिटरमिनेंट के वैल्यू। ये टेक्निक होता है एग्जाम में, देखो इसको रीडिंग टेक्निक बोलते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या होता है, मैं आपको शायद स्टार्टिंग में भी इसको बताया था, क्लास 9th का कोई क्वेश्चन लेके बताया था, है ना, कि इंग्लिश में बात स्टार्ट होगा फिर कहीं और आपको घुमाने के लिए ले जाएगा। तो बात किससे स्टार्ट हुआ उस पर याद रखना, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो बात इसी से स्टार्ट हुआ है, तो ये खत्म भी होना पड़ेगा। तो देखो कहाँ खत्म हुआ है? लास्ट में, यानी कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या है? 3 है। मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 3। अब बीच में ये सब क्या बोलने लग रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का है, जो मैट्रिक्स है ए, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। तो ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपका मेन बात यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो खत्म यहाँ पे हुआ है। ओके, गेटिंग मी? Yes, sir. Okay, this is how we decode English. If C is the matrix of cofactors, okay, C is the matrix of cofactors of the matrix A, then what is the value of determinant of C square?
Okay, now analyze the demand. So read well हो गया, given. So I have analyzed the given, whatever is given written. Demand. So analyze the demand. What is the demand? What is the value of determinant of C square? Analyzing demand now. एक मिनट, इसमें वो लिखा मैंने, कहाँ गया? GD GD दोनों को क्या करना है? एनालाइज करना है. हाँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर. अब फॉर्मूला, हाँ बताओ, फॉर्मूला एफ एक्स क्या लगाएं बताओ. बोलो. अरे सी स्क्वायर तो मैट्रिक्स से, तो ब्रेक करके तो बोलो. भैया पहले ना पावर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर हो जाएगा. फिर फिर यू आर फिर डूइंग एक था रैंडम. कि I will get really angry if you do random. Please do everything if you have a logic. सर डिटर्मिनेंट ऑफ सी और डिटर्मिनेंट ऑफ सी सर हाँ, अब सेपरेट हो जाएंगे सर दोनों. सी स्क्वायर को सी करो. सॉरी, आप एक बात बताओ, किस फॉर्मूले के हिसाब से आप वो बोल रहे हो? किस फॉर्मूले के हिसाब से? आपके पास ये कोई ए फॉर्मूला? स्क्वायर, हाँ ये बोलो. डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ होल का स्क्वायर. ये यस भैया, ये वाला. ये होता है क्या? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होता है क्या? पता नहीं. हाँ मतलब होता है, हाँ ऐसा तो होता है. यस भैया, होता था. हाँ होता तो है, बिल्कुल होता है. सॉरी, ये तो होता है. आप यही बोल रहे थे? यस भैया, यही बोल रहा था. फिर आप सही बोल रहे थे. वो तो यहाँ भी आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी का होल स्क्वायर. चलो ये होता तो है. ये फॉर्मूला बहुत स्लाइड था, याद नहीं था मेरे को अभी. ओके, तो फिर हाँ चलो ठीक है, सॉरी से ही पूछते हैं. हाँ तो इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या? भैया इसमें हम डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा डेल्टा टू पावर n माइनस वन. हाँ चलो, वेरी गुड. एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था? डिटर्मिनेंट पावर n-1. और को फैक्टर का भी डिटर्मिनेंट यही होता है, आपको बताया था मैंने. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? को फैक्टर का डिटरमिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा को फैक्टर पे. और डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 है, तो 3 पावर, और ऑर्डर भी 3 है. ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर भी 3 है, तो 3 पावर 3-1 करेंगे तो 2 आएगा, और इसका स्क्वायर 2. 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कितना होगा? 81. ओके, ऑल राइट, समझ में आ गया सबको? यस सर. यही होगा. अब आगे चलते हैं. ये देखो, ये अगला है, ए के इजिकल टू ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये कहाँ तक लेके जा रहा है? 100 तक. ओके, तो नाउ लेट मी क्लियर इट. ओके, तो देखो इसमें A1 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A1. तो या तो आप पहले ए के को निकाल लो, सॉल्व कर लो. सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? k-1 इंटू के प्लस वन, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस वन. देखो ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. फिर के इंटू के माइनस टू हो जाएगा. इसको सॉल्व करो तो के स्क्वायर माइनस वन, अंदर सॉल्व करो तो के स्क्वायर प्लस का 2k. के स्क्वायर कैंसिल, ए के आपका हो जाएगा 2k माइनस वन. अब एक एक करके A1 निकालो. A1 क्या होगा? A1 अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू 1 आएगा. ये आपका 1 आएगा. लेकिन फिर ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे होगा क्या बताओ? फिर तो इसका नहीं, ठीक है. हाँ ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा.
क्योंकि हम तो पूरा ही सॉल्व कर लिया ना। ये जो हम निकाल रहे हैं एक ए का निकाल रहे हैं, तो एक ए का तो ये जो निकाला पूरा ये एक ए थोड़ी निकाला, यही गलत लिख दिया ना मैंने, ये एक ए थोड़ी निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की निकला है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के निकाला है ना, ये तो पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के निकाला है ना, ये तो सही निकाला है ना। डिटर्मिनेंट निकाल लिया डायरेक्ट, तो ए के का ही निकाल लिया, तो ए वन का फिर उसी अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ए के तो ए वन क्या हो जाएगा, ए वन का इसमें पुट कर देंगे बस। ए टू का क्या होगा, ए टू का बोलो। 3 सर। तो बस ये वन आएगा, ये थ्री आएगा, इस तरह से जाएगा। तो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म बताओ, लास्ट 100 क्या होगा। 199। 199 और अब ये तुमको क्या दिख रहा है, ये एपी सर। एपी। मैंने पहले ही बोला था कि मिक्स बेस क्वेश्चन आएगा। एपी सॉल्व करो। एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 3 - 1 2 है, लास्ट टर्म तुम्हारा 199 है। तो सम क्या होगा, सम होता है n/2 इंटू a + n-1 इंटू डी। ये टोटल टर्म कितना होगा, 1 से लेके 100 तक है ना, तो 100 टर्म होगा। 1 से लेके कहाँ तक है, 100 तक है ना, तो 100 टर्म होगा। ये समझ में आ रहा है ना कि 100 टर्म होगा। यस सर। हाँ, ये 199 मत बोल देना, ये यहाँ से पता लगेगा, ये 1 2 3 करके 100 तक गया है, वो वैल्यू अलग सर बात है। 2 ए आएगा सर। यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। सर इसको उसी फॉर्म में लिख दो सर। a प्लस एन लास्ट, अपॉन, हाँ ए प्लस लास्ट सर ए एन। वो भी आसान है। एक और फार्मूला होता है a + an, तो 100/2, और a आपका है, a जो है आपका यह है 1, और लास्ट टर्म है आपका 199। तो 100/2 50, ये 199 200, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10,000। सही है। यस सर। हैव टू एवरीवन। लालित्या, Yes, sir. क्लियर ना। Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, ठीक है। नाउ वी हैव ओनली 6 मोर मिनट्स लेफ्ट। आज मैं आपको टाइम पे ही छोड़ूंगा, ओके, क्योंकि काम है मेरे को थोड़ा। ये हो गया। आई थिंक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। मेरा मेन मोटो था कि क्वेश्चंस आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूं, ताकि आपको ये पता लग जाए बस कि एग्ज़ाम में बनाने का क्या अप्रोच है। ठीक है, ऐसे तो पूरा मेरे को यकीन है कि आई एम नॉट सीन द आंसर्स राइट, लाइव ही मैं कर रहा हूँ राइट, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि कोई गलत नहीं हुआ होगा, है ना। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार आंसर मैच कर लेना, अगर कोई गलत होगा तो मेरे को बताना, ठीक है। ओके, सर Yes. हाँ बोलो। तो कल जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसको रीपिक करो। ये 20 वाला, नहीं नहीं, कल जो किया था लास्ट। कल जो किया था लास्ट, हम्म, 106 190, ये था क्या, ये यही वाला। एक मिनट। ओके चलो इसको रिपीट करना। तो इसमें फार्मूला लगाया था sin 2 थीटा cos 2 थीटा, यहाँ एक फार्मूला लगेगा और यहाँ भी एक फार्मूला लगेगा। तो एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, बहुत सारा होता है, मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री का सीट भेज दिया है, उससे याद कर लीजिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा इसी का फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक आपका होता है एक मिनट गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला होता है आपका। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि cos 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है ना। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, एक मिनट, तो कल आपने इसको थोड़ा गलत करवाया था। हो तो
उस समय बोल देते तो ये गलत वीडियो में नहीं जाता ना। आप अभी बोल रहे हो कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को भी पता चल रहा है कि गलत कराया है ना, क्योंकि उस समय शायद ये गलती कराया कि इसको डायरेक्ट मैंने कॉस 2 थीटा रख दिया, यही ना। यस सर। हाँ तो वही गलती था, तो उसको आप सही कर लो ना। कॉस थीटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं भी इंसान हूँ है ना, गलती हो सकता है। ऐसे ही मैं आपको 2x पे पढ़ा रहा हूँ। तो कॉस 2 थीटा ये हो गया आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको इधर भेज देंगे तो माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लोग चुपचाप मेरी बात सुन लेते हैं बस। ए इजिकल टू सब में हाँ 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 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा 0, और माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन 2 थीटा। ओके अब तो सही है। अब उसके बाद जीरो 0 1 0 0 1। अब इसमें एवेलुएट कर लो इसका डिटर्मिनेंट। अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा। ऐसे इसका डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत है नहीं, नहीं डिटर्मिनेंट निकालने की तो ज़रूरत नहीं, बस ऐसा ही है। इतना ही। अब चेक क्या क्या करना है। ए इज एसक्यू सिमेट्रिक ना, एसक्यू सिमेट्रिक ये है। एसक्यू सिमेट्रिक बताओ, एसक्यू सिमेट्रिक है। नो सर। उसके बाद क्या चेक करना है कि ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज, मतलब ऑर्थोगोनल ना। तो इसका ट्रांसपोज लेके देखो तो क्या आएगा। साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा 0, फिर कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा 0 0 0 1। तो मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आता है क्या। साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आ जाता है ना संजना। यस सर। हाँ वही आप बोलना चाह रहा हूँ, आइडेंटिटी तो आ रहा है। ये अब अगले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और फिर माइनस कॉस 2 थीटा साइन थीटा कट के 0 हो जाएगा, फिर अगला 0। हाँ ये आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया ना संजना, आइडेंटिटी आ रहा है ना। यस सर। ओके तो आप लोग भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ जाता है। मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी आ रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये जो ए ट्रांसपोज है यहाँ ए इन्वर्स भी फिट कर सकते हैं। तो मतलब ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स के बराबर होगा। ये तो आपको उसमें पढ़ाया ही था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे पढ़ाया था वहाँ पे ऑलरेडी आपको ये बात बताया गया है। आ गया यहाँ पे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ए इनवर्स इजिकल टू ए ट्रांसपोज। ऐसे ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए, और रिवर्स में भी कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो ये भी एक कॉम्यूटेटिविटी का केस है। अरे ये भी तो एक कॉम्यूटेटिविटी का केस हो सकता है ना फिर, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। बताओ सॉरी सॉरी है। यस भैया मैं हूँ। हाँ तो ये ऑर्थोगोनल का एक केस हो सकता है ना ये भी। अगर यस भैया। ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप ए का ए के ट्रांसपोज के साथ जो है ऑर्थोगोनल मतलब कॉम्यूटेटिविटी फॉलो होता है, तो उसको भी याद रखेंगे। बाकी ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ये आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए तो हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आता है। तो आप देखो ये मैच कर रहा है, ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो उस हिसाब से तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है संजना, सही है गलत है। हाँ सही है। फर्स्ट भी सही है यार, फर्स्ट सही है तो इसमें बहुत पापड़ मिलना पड़ेगा फिर। आई एम नॉट डूइंग दैट, है ना। इसमें फिर फर्स्ट सही है तो इसमें पूरा वो निकालना पड़ेगा तुमको। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। एक पर मिनट। फिर सही तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सर 1 है हमारा, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू जॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अरे भाई 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 आई एम इम्प्रेस्ड, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज व्हाट आई वाज, दिस मेक्स मी हैप्पी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कि मैं आपको कुछ सिखा पाया। देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालेंगे, ये थर्ड कॉलम में एवेलुएट करेंगे
तो इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 1 आ रहा है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, आपको खुद खुशी मिलेगा राइट अंदर तक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 होगा तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या ये आएगा नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट लालित्या, Yes, sir. आएगा ना फर्स्ट स्टेटमेंट। Yes, sir. भैया हाँ और सौर्या, यस भैया, हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ना। यस भैया सही है बोला भैया, मैंने कल ही बोला था ना ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हाँ कल बोला था, तो कल मैंने ऑर्थोगोनल का बात नहीं माना था, कल किसको सही कर दिया था मैंने, भैया आपने उसको किया था, थर्ड वाले को नहीं, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को किया था ना। ओके ओके, वो भी बिना चेक किए किया था है ना, ऐसे बोला था कि वही हो सकता है ना? तो वो गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत क्वेश्चन हो गया। अब छोड़ देता हूँ ठीक है। अब ये मैं आपको पीडीएफ है ना, और पीआईक्यू आप खुद से कर लेना ठीक है। अब पीआईक्यू छोड़ देते हैं, अब उस पर चले जाते हैं। इफ़ यू ऑल एग्री, पीआईक्यू में यस अब भैया, आप करना, और आपको अगर नहीं होगा आप सॉल्व तो मेरे को भेज देना ठीक है। अब आप ट्राई करना खुद से। मैं अब Okay, sir. हाँ बोलो। I was like, okay, sir. नहीं मैं नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। Sir, okay बोल रही हूँ sir. हाँ हाँ ओके ओके, अरे वॉइस थोड़ा लैग करता है ना डाउन साउथ से यहाँ आने में, नो प्रॉब्लम। आर डी शर्मा और उसका पूरा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी है 65 पेज मैं कल कवर कर दूंगा, डोंट वरी। और ये जो भी है, और फिर मैं आपको ये दोनों भेज भी दूंगा क्लासरूम पे, फिर उससे बनाते रहना। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, देखो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस बस आर डी शर्मा का दिखा दूंगा कि ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है। और ज़रूरी नहीं कि आप अभी ही बना दो है ना, आपको ये आर डी शर्मा का पीडीएफ मिल जाएगा, आप आराम से बनाते रहना, बाद में रिवीजन करते वक्त बनाते रहना। रिवाइज कैसे करना ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो ये मैं कल थोड़ा करेंगे आर डी शर्मा का जितना हो पाया, मैट्रिक्स और फिर डिटर्मिनेंट। और उसके बाद जो जेई का टॉपिक है उसके लिए आधा घंटा रखा है मैंने, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। बस हो गया, आज आगे कुछ नहीं पढ़ रहे। ये अपलोड कर दूंगा, ये पीवाईक्यू वाला सेव करके सॉल्व कर लेना, ये शायद ग्रुप में है अभी। ओके, लास्ट लास्ट 2-3 मिनट्स में। क्या दिखाना था, क्या बता रहा था मैं अभी, भूल गया मैं। एनीवन? हाँ याद आ गया, याद आ गया, सॉरी याद आ गया। जो इस ये आपका है मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये दोनों बहुत अच्छा बुक है, इसमें ही आपका वो मेथड सब दिया हुआ है, जो भी था आपका गॉस जॉर्डन ये वो, इट्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप लोग कोई है जो अभी टू इंजी मतलब कॉलेज वगैरह में, आप लोग कॉलेज में हो कि स्कूल में हो ये बताओ। रिकॉर्डिंग